साथियों नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों आपने जो सीईटी है साथियों, पहले इसको हल्के में ले रहे थे कि इसके अंदर क्या होगी साथियों, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन साथियों अब आप सभी को पता है कि निगेटिव मार्किंग होगी। और याद रख लेना, ओबीसी और जनरल इनको 40 से प्लस चाहिए और आपके SC ST इनमें का छूट है। तो याद रख लेना साथियों, आपके 40% का मतलब ये नहीं है कि अगर हम सीईटी में 40% लेके आ रहे तो नौकरी लग जाएंगे, नहीं। किसी भी पेपर को पास करने के लिए आपको 65 से 70% क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। ध्यान रख लेना, 70 से 65% आपकी जब तैयारी रहेगी तब चाहे आप सीईटी का दो, चाहे आप मेन एग्जाम दो, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो। तो इसी कड़ी में साथियों हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो आपके जीके एंड जीएस पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। देखो जो जीके आपके देखो सीईटी में है वही आपकी रीट में, जो रीट में है वही आपकी पीएसआई में है, जो ही आपके सीईटी में है वही आपके डिप्टी जेलर में है, और जो ही आपके सीईटी के अंदर है साथियों वही आपके पटवार में है। यानी कि साथियों अगर सीईटी की तैयारी करोगे तो शायद मेरे हिसाब से रीट के अंदर केवल आपको शिक्षण अभिरुचियां ये और आपको पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी वगैरह ये कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ती है। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं साथियों, आपके पीएसआई है, डिप्टी जेलर है, पटवार है, वीडियो है। हाँ अच्छा, वीडियो की और आ गई साथियों आपके सामने वैकेंसी, ठीक है। तो उन सभी तमाम वैकेंसियों के अंदर आपका जीके और जीएस बिल्कुल काम करने वाला है साथियों। अभी तो देखिए साथियों, इसके अंदर मैंने आपके जीके डाला है, ठीक है साथियों। कल मैं इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आपके साइंस के भी ऐड करने वाला हूँ, ताकि अपना जो लेवल है साथियों उसका आराम से पता चल जाए कि अपन किस लेयर की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज का अपना पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने हाजिर होता है। फटाफट से आपका उत्तर देना है और आकलन करना है साथियों कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, और आपकी तैयारी कैसी है साथियों। 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन होते हैं ये मुझे अंत में कमेंट करके भी बताया करो। और जितनी भी मेरी बहनें क्लास देख रही है और जिसके भी BSTC में अगर मान लीजिए आपके 350 नंबर रहे हैं, इस बार क्या रहे 350 नंबर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जाम होता है, देखती बात है साथियों। लेकिन इस बार क्या है कि 8-10 जो क्वेश्चन थे उन पर बोनस भी मिला है, तो सबके लगभग आपके 400 प्लस हो ही रहे हैं। देखो 400 प्लस होने का मतलब ये नहीं कि आपका नंबर आ जाएगा। देखो लिस्टें कब वापस निकलती है ये मैं इसके आपको एक अलग वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ का कोई कंफ्यूज नहीं रहे। तो आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। यानी कि आपको बताना है साथियों कि वो भौतिक प्रदेश जो आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, राजस्थान में स्थित नहीं है। नहीं का विशेष तौर से ध्यान रखना साथियों, क्योंकि कभी नहीं 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 दिखता है तो अपना उत्तर भी नहीं होता है, फिर ध्यान रख लेना। अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल साथियों आपकी अरावली पर्वतमाला तो साथियों आपकी है। साथियों आपकी अरावली पर्वतमाला 550 किलोमीटर आपकी यहाँ से निकलती है साथियों, और 692 टोटल इसकी लंबाई क्या है अरावली की, आप मुझे ये कमेंट करके बताना। पूरी मैदान बिल्कुल है साथियों आपके, थार का अमृतस्थल बिल्कुल है साथियों, लेकिन हिमालय पर्वत ना बाबा ना ना। हमारे यहाँ तो अरावली है, पूरी मैदान है, थार का मैदान है, पठारी क्षेत्र है, ये मैदान है, लेकिन आपके हिमालय नहीं है साथियों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये जीके एक तरह से सट्टा है, ऐसे मान लीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लेगा, अगर है तो ठीक है। हाँ आपको एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन काट के भी अपना आंसर कर सकते हो। उसके अंदर आपके जिससे 50-50 चांस होना, उसके अंदर आपका आंसर बैठ सकता है। यूँ नहीं कि साथियों आपको 25% तो आ रहा है और 75% क्या है कि शक में हो, तब मत करना, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु से जरा दिल में आस रखो। अगर ये भी रख लोगे ना आप, मान लीजिए साथियों आपको इनकी जो आपके मीटर की ऊंचाई है साथियों वो आपको याद नहीं, संख्या याद नहीं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे भी याद रख लोगे ना कि गुरु से जरा दिल में आशा रखो, क्या रखो साथियों, आपके आशा रखो, ठीक है साथियों। गुरु से कर, शेर से शेरगढ़, जैसे जरगा, देलवाड़ा, ठीक है साथियों, अचलगढ़, ये जो कुछ आपकी चोटियां साथियों ऐसे याद रख लेना, ठीक है साथियों। गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, गुरु शिखर है, ठीक है साथियों। कितनी है साथियों आप बता ही सकते हो साथियों, इसकी 1722 भी कहते हैं साथियों, 1727 भी कह देते हैं। वो 5 मीटर का जो ऊपर घंटा टोंटा लगा ना उसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके 1722 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके 1722 हो जाएगा। एवरेस्ट की साथियों आपकी यहाँ पर काम नहीं आएगी साथियों आपके, क्यों, क्योंकि ये आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों 8126, ठीक है।
रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो कहलाते हैं। यानी कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं साथियों वो कहलाते हैं बीहड़ कहलाते हैं, दोहरे कहलाते हैं, बंजर कहलाते हैं साथियों, या आपके उत्खात भूमि कहलाते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बीहड़ क्षेत्र नहीं सर, बीहड़ क्षेत्र नहीं होगा। दोहरे बिल्कुल नहीं होगा साथियों। बंजर क्षेत्र, दोहरे 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 दोहरे, देखो दोहरे आपके बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका दोहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि बी हो जाएगा। बंजर भूमि यानी कि जिस पर कुछ उगता नहीं है साथियों, और उत्खात भूमि यानी कि साथियों जो नदी जो नाले जो होते हैं ना साथियों, उनके द्वारा बीहड़ भूमि, ये आपकी उत्खात भूमि हो जाएगी। दोहरे हो जाएंगे साथियों। बंजर भूमि जो क्या होती है साथियों आपके, जैसे उसमें कुछ फसल उगती नहीं, उसको हम बंजर भूमि कह देते हैं। बीहड़ क्षेत्र यानी कि डांग का बीहड़ क्षेत्र होता है ना, वही क्षेत्र। ये कह रहा है कि साथियों ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? आंधी, लू, गर्म हवा और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दी साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं साथियों? देखिए साथियों कि धूल भरी, लू होती है ना साथियों के लिए तो गर्म हवा होती है, लू तो होती है ना साथियों हमके गर्म हवा होती है साथियों। और ध्यान रख लेना, लू है ना तापमान को बढ़ा देती है या घटा देती है, ये आप मुझे बता देना साथियों। लू देखो हवा चलेगी तो तापमान को साथियों आपकी, जाहिर सी बात है साथियों, आपकी हवा चलेगी तो तापमान को कम ही करेगी। अगर हवा नहीं चलेगी तब तो तापमान बढ़ी जाएगा। ठीक है साथियों, अपन ने कहते हैं कि हवा चल रही हो तब तो हमें गर्मी कम लगती है, तो जाहिर सी बात है साथियों अगर हवा चलेगी तो तापमान कम ही होगा। ये कह रहा है कि साथियों के ग्रीष्म ऋतु में आंधी भरी जो चलती है साथियों, यानी कि जिसके अंदर रेत कण वगैरह सारे के सारे हो साथियों, वो क्या कहलाता है साथियों की अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है साथियों आपके? बिल्कुल लू कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है साथियों आपकी? लू कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है आपकी? लू कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं साथियों की। देखो ये तो अभी हमने पढ़ाई था साथियों, गुरु शिखर की जो लंबाई है साथियों वो कितनी है साथियों आपके? 1722 है या फिर आपके 1728 है? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। अभी तो मैंने बताया था साथियों आपके, ये देखो 1722 भी ऑप्शन में मिलेगा और आपको 1727 भी ऑप्शन में मिलेगा। घबराने की बात नहीं साथियों, दोनों चीज एक साथ नहीं देगा। देखो यहाँ पर नहीं दी, देखो जब 1722 दिया है उसने तब उसने 1728 दिया है, यानी कि 28 तो होगा ही नहीं साथियों, क्योंकि साथियों अगर 5 मीटर का वो भी जोड़ लेंगे ना तब भी कितना होगा? 27 ही होगा। जबकि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, बिल्कुल देखो साथियों ये जो आपके प्रश्नोत्तरी है साथियों, इसके अंदर में आपके ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं ऐड करता हूं साथियों। और अगर आपको लगता है कि यार ये प्रश्नोत्तरी का लेवल थोड़ा और बढ़ाना है तो साथियों एक बार इसको अपने लगभग इस प्रश्नोत्तरी को 10 दिन होने दीजिए। 10 दिन बाद में मैं खुद ऐसा आपके सामने माहौल क्रिएट कर दूंगा साथियों कि आपको लगेगा कि वाकई में अपनी जो तैयारी है और ये जो क्लास देख रहे हैं इससे अपने को फायदा मिलने वाला है। ये कह रहा है कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? बिल्कुल अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मानचित्र पर समान वर्षा क्या कह रहा है साथियों कि जो मानचित्र है साथियों इस पर जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं साथियों ये क्या कहलाती है साथियों? ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। समवर्षा रेखा, अक्षांश रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके। ये कह रहा है कि सम्मान, तो सम्मान तो साथियों आपके अक्षांश रेखा नहीं बाबा, समताप तापमान की तो बात ही नहीं कर रहा साथियों आपके, दाब दाब की बात नहीं कर रहा, तो ये तो किसकी बात कर रहा है साथियों आपके? वर्षा की कर रहा है, तो जाहिर सी कॉमन साइंस की बात है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके? ए हो जाएगा, यानी कि समरेखा हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है साथियों? अभी साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि सर्वाधिक वाला जिला पूछ ले और साथियों एक आपको पूछ ले स्थान पूछ ले। क्या पूछ ले साथियों? आपको स्थान पूछ ले। दोनों चीज अलग अलग है साथियों। जैसलमेर बिल्कुल गलत है साथियों क्योंकि जैसलमेर में तो सबसे कम वर्षा होती है। झालावाड़ देखते हैं साथियों, माउंट आबू देख लेते हैं, डूंगरपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? यदि जिला पूछ ले तो जिला तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके झालावाड़ हो जाएगा। और साथियों यदि स्थान पूछ ले तो माउंट आबू कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको स्थान पूछ ले तब क्या करना है? आपको सी करना है। ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके ये वाला। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान? अभी जस्ट हमने चर्चा की साथियों आपके माउंट आबू हो जाएगा। और सबसे कम आपके कहाँ होती है साथियों? आपके जैसलमेर में होती है। ठीक है साथियों, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है? भाई साहब एक तो होता है 56 का मैदान और एक होता है साथियों आपके 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है।
क्या कह रहा है साथियों, दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो 56 का मैदान और एक 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, झालावाड़ व प्रतापगढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, झालावाड़ व प्रतापगढ़, यानी कि एक तो इसका राइट आंसर सही है, कौन सा, यानी कि बांसवाड़ा तो इसका राइट आंसर हो गई होगा, यानी कि बांसवाड़ा इसमें भी है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो आपके मैदान है साथियों उसे क्या कहते हैं हम, 56 का मैदान कह देते हैं। ठीक है साथियों, और ये जो पहाड़ियां हैं साथियों ये कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना कि 56 की पहाड़ियां कहाँ है, यानी कि 56 जो पहाड़ियां साथियों इनका जो क्षेत्र है साथियों वो कौन सा है साथियों, ये आप मुझे बताओगे। ये कह रहा है कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, ये आपकी BSTC में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन साथियों, याद रख लेना। ये कह रहा है कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, यानी कि जो मेसा का पठार है वो कहाँ है आपका, चित्तौड़ के अंदर आपका मेसा का पठार स्थित है। ये कह रहा है कि बनास किस नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल, यानी कि बनास किस नदी की मुख्य सहायक नदी, ऐसे मान लीजिए। बनास कहाँ मिलती है साथियों आपके, बिल्कुल साथियों मान लीजिए ये आपके बनास नदी है। ठीक है साथियों, ये चली चली चली, ठीक है साथियों, किसकी सहायक नदी आपके, चंबल है, लूणी है, बाणगंगा है, माही है। अब देखिए साथियों ऑप्शन कैसे काटते हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है साथियों, ठीक है भैया, देखो इसका जो डी ऑप्शन है ये कहता है कि माही नदी। अब भाई माही नदी तो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में चली जाती है, यानी कि ये तो क्या होगी साथियों आपके माही नदी होगी, ये तो माही नदी होगी। ठीक है साथियों, बाणगंगा, बाणगंगा तो साथियों आपके आंतरिक प्रवाह की नदी, यानी कि साथियों आपके ये आपके यहाँ से निकलती है साथियों आपके जयपुर, और यहीं पर क्या हो जाती है साथियों आपकी विलुप्त हो जाती है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब भाई लूणी नदी तो साथियों आपके पश्चिमी राजस्थान में बहती है ना। ठीक है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में बहती है, और एकमात्र इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी साथियों, बाईं ओर से या दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी साथियों, वो आपको बताना साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। ये कह रहा है कि माही बजाज सागर जो परियोजना साथियों ये कहाँ विकसित की गई है, बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है साथियों कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है। ए ऑप्शन आपका बांसवाड़ा, बी ऑप्शन आपका डूंगरपुर, सी ऑप्शन आपका उदयपुर, डी ऑप्शन आपका कोटा। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ की गई है, बताइए जल्दी से। माही 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 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साथियों, माही सागर परियोजना, माही बजाज। बिल्कुल देखो साथियों आपके माही जो सागर परियोजना साथियों आपके बांसवाड़ा में, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है साथियों आपके माही नदी कहाँ बैठती है साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो बहती है ना, डूंगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इन तीनों का कुछ क्षेत्र होता है साथियों आपके, इसको याद रख लेंगे साथियों की BDP क्या हो जाएगा साथियों आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़। ठीक है साथियों, वही आपके 56 का मैदान, वही माही का मैदान, ये आपके आती माही, ये आती है आपके सोम, ये आती है जाखम। ठीक है साथियों, त्रिवेणी संगम मनाती है विनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है साथियों, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऐसे कुछ बातें हैं साथियों, ये भी आपको याद रख लेनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचनाएं कहलाती है, खडीन, जोहड़, टाका या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, इसमें जो आपके जो मतलब कि घर के जैसे यानी कि अपना जो रूम होता है साथियों उसके जैसा एक आपके कुआं नुमा जो संरचनाएं बनाई जाती है साथियों उसे क्या कहा जाता है, खडीन है, जोहड़ है, टाका है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों आपके टाका, बिल्कुल साथियों आपके जो पानी का जो टैंक होता है ना साथियों वो क्या कहलाता है साथियों आपके टाका कहलाता है। ठीक है साथियों, तो टाका हो जाएगा, टाका आपका कमरा नुमा होता है साथियों। ये कहता है साथियों कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों आपके अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, और एक आप मुझे बता दोगे साथियों कि काठल की गंगा किसे कहते हैं, काठल की गंगा किसे कहते हैं साथियों, और साथियों आपके पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं साथियों, ये भी आप मुझे बता देना कि अर्जुन की गंगा बाणगंगा को, सोम को, माही को, बनास को। बताइए साथियों आपके अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए 14 का राइट आंसर जल्दी से।
बिल्कुल, बाणगंगा नदी को क्यों कहा कहता है, आपके अर्जुन की गंगा कह देते हैं। ठीक है साथियों। अच्छा, बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, ये भी आप कमेंट करके बताइए साथियों। ये कहता है कि गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस जिले में है। गन्ना पक्षी राष्ट्रीय जो आपका उद्यान है वो आपके जयपुर जिले में है, भरतपुर जिले में है, उदयपुर जिले में है, या फिर आपके चित्तौड़ जिले में है। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बिल्कुल भरतपुर जिले के अंदर आपका क्या है साथियों, आपका गन्ना पक्षी आपका राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले के अंदर स्थित है साथियों। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। बताइए जल्दी से 16वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण बनाई गई संरचना क्या कहलाती है। यानी कि ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जो बनाई जाती है साथियों, ये कह रहा है कि कृषि के लिए, अभी हमने पढ़ा था साथियों, वो क्या पढ़ा था साथियों कि जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो टांका कहलाती है साथियों। लेकिन ये कह रहा है कि कृषि के लिए, किसके लिए कह रहा है साथियों, आपके कृषि के लिए कह रहा है साथियों, यानी कि टांका तो नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपके जोहड़ या संरक्षण या फिर आपके खड्डीन। बिल्कुल साथियों, आपकी खड्डीन कहलाती साथियों, आपके ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जो जल का संरक्षण, जल के लिए जो संरक्षण बनाई जाती है साथियों संरचना, वो आपके खड्डीन कहलाती है साथियों। और साथियों आपके कमरा नुमा जो संरचना होती है वो टाका कहलाती है। आगे बताइए। ये कह रहा है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। अगर साथियों आपको एक ट्रिक याद रह जाती है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ठीक है साथियों, सासे सांबर डिडवाना और आपके कावो लूणकरण कुचामन और साथियों आपके रेवासा, ये सारी सारी जिले साथियों आपके पंचभद्रा है, पिछोला नहीं बाबा, पिछोला झील तो मीठे पानी की झील है, सांबर है बिल्कुल सही है, पंचभद्रा है, लूणकरण है, ये आपकी लूणकरण हो गया साथियों, ये आपका सार से सांबर हो जाएगा साथियों, डीडवाना हो जाएगा, कुचामन हो जाएगा, कावोद हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों आपके आपके फा से क्या हो जाएगा साथियों, आपके रे से रेवासा हो जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पिछोला झील हो जाएगा। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है। बिल्कुल साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि खारे पानी की झील कौन कौन सी होती है साथियों, आपके पंचभद्रा, बिल्कुल पुष्कर झील खारे पानी की नहीं है, पिछोला झील नहीं है, गड्डीसर बिल्कुल एक बार देख लेते हैं, या पंचभद्रा, यानी कि ये दोनों तो क्या है साथियों, आपके मीठे पानी की झीलें हैं, ये दोनों तो आपके मीठे पानी की झीलें हैं। लेकिन आपको अब अटक रहे हो आप पंचभद्रा झील में या फिर आपके गड्डीसर झील में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बता दीजिएगा कि निम्न में से मीठे पानी की खारे पानी की झील कौन सी है साथियों, बिल्कुल पंचभद्रा। अभी हमने पढ़ा था ना कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, गड्डीसर बीकानेर में है साथियों, इसका तो नहीं है साथियों। आगे चलिए भैया। ये कह रहा है कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक झील स्थित है, बताइए कौन सी है साथियों, आपके बालसमंद झील, पिछोला झील, कायलाना झील, नक्की झील। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके नक्की झील है साथियों, ये आपके माउंट आबू में स्थित है साथियों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है साथियों। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखून द्वारा किया गया साथियों, और ये झील आपके सर्दियों में जम जाती है साथियों, बिल्कुल। लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, प्राकृतिक झील मानते हैं। ठीक है, जो आपके किसी क्रेटर से इसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, अभी दो इसका मत है साथियों, वो आप पता है आपको। आगे चलो। ये कह रहा है कि जिल्लू की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, कोटा को, अजमेर को, राजसमंद को। अरे जिल्लू की नगरी तो उदयपुर को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके लिए सीईटी के अंदर ये वाला, कि जिल्लू की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ये कह रहा है कि मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, आपके उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है, राजसमंद में है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, बताइए जल्दी से साथियों, आपके उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उदयपुर हो जाएगा। आगे चलिए भैया। ये कह रहा है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, यानी कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है साथियों, और उनमें से बताना है कि वो कौन कौन सी है। भाई मक्का तो अभी बो रखा है, तो क्या हो जाएगी साथियों, की खरीफ हो जाएगी साथियों। और साथियों आपके बाजरा भी अभी बो रखा साथियों, कपास भी अभी बो रखा, लेकिन गेहूं साथियों आपके सर्दियों में बोया जाता है।
अर्थात रबी की फसल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर तो इसका डी हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो साथियों तो मेरे हिसाब से फसल वाले टॉपिक में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि साथियों हम क्या है कि ग्रामीण परिवेश से है तो हमें खुद को पता रहता है कि किस मौसम में कौन सी चीज़ बोई जाती है। ये कहता है कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं? बिल्कुल नहीं साथियों, गेहूं नहीं बोया जाता आपके। बाजरा, चावल, मक्का? नहीं भैया, मक्का भी नहीं। और चावल, चावल के लिए तो पानी चाहिए, पश्चिमी मरुस्थल में आपके पानी कहाँ साथियों? तो ऑटोमेटिक कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बाजरा आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता साथियों? पहली बात तो साथियों एक शब्द होता है साथियों आपके आयात करना, और एक होता साथियों आपके निर्यात करना। एक होता साथियों आपके निर्यात करना। बिल्कुल साथियों, आपके देश के माल को बाहर भेजना, यानी कि अपना जो माल है साथियों उसको हम क्या भेज रहे हैं? अमेरिका भेज रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। यानी कि साथियों क्या कर रहे हैं साथियों? हम की आयात कर रहे हैं। और एक होता है साथियों हम के निर्यात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी कि एक तो सामान को यहाँ मंगवाना और एक सामान को यहाँ से भेजना, यानी कि भेजना तो क्या कहलाता साथियों? हमकी निर्यात कहलाता। यानी कि भेजना, भेजना तो क्या कहलाता साथियों? हमकी निर्यात कहलाता साथियों। और आयात यानी कि मंगवाना, मंगवाना क्या कहलाएगा साथियों? आपके आयात कहलाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपके भेजना, भेजना क्या होता है साथियों? निर्यात होता। और आयात यानी कि हम किसको बुला रहे हैं या किसको हम मंगवा रहे हैं, ये आपका बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए साथियों, अतिवृष्टि क्या कहलाता है साथियों? आपके अतिवृष्टि यानी कि बरसात का जब ज्यादा आपके बरसना हो जाता है, अर्थात जब अत्यधिक वर्षा होती है तब क्या कहलाता है साथियों? आपकी अतिवृष्टि कहलाती है या फिर आपके अनावृष्टि कहलाती है? बताइए जल्दी से। दो शब्द आते साथियों, एक तो होता है आपके अतिवृष्टि कहलाता है साथियों, और एक होता है साथियों आपकी अनावृष्टि कहलाता है। अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है साथियों, अति यानी कि जब बरसात की मात्रा क्या हो साथियों? आपकी बहुत ही ज्यादा हो तो क्या कहलाता है साथियों? आपकी अत्यधिक वृष्टि कहलाता। ठीक है साथियों, अनावृष्टि कम हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से ये आपके जो तरबूज है, खरबूज है, और आपका खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसल है साथियों? अब सभी को पता है साथियों कि गर्मी में हमारा और कोई काम तो होता नहीं है तो हम ये तीनों चीज ज्यादा ही खाते हैं। तरबूज है, खरबूज है और साथियों आपका ककड़ी है। तो साथियों आपके सर्दी में तो नहीं आते साथियों, और अभी तो हम इनको बो भी नहीं रखी साथियों, और इनमें से कोई वाला तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके जायद, यानी कि जो आपके जो गर्मी के मौसम में जो बोई जाती है साथियों, ये आपकी फसल हो जाएगी, जायद की फसल हो जाएगी। आगे चलो, ये कह रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग है मछली पालन से, भेड़ पालन से, मधुमक्खी पालन से, मुर्गी पालन से। बिल्कुल साथियों, आपके मछली पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन या आपके मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म तो सभी को पता साथियों आपके मुर्गी पालन से हो जाएगा। मछली पालन, भेड़ पालन या फिर आपके मधु पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है साथियों, ये इसका नहीं होगा साथियों आपके। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके? आगे चलो, ये कह रहा है कि राजस्थान में पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, यानी कि जो हम पशु पालते हैं साथियों उसके अंदर अपना कौन सा स्थान? प्रथम है कि दूसरा है कि सातवां है कि तीसरा है? बताइए जल्दी से कि अपना पशुपालन में कौन सा स्थान है। जल्दी से कमेंट करके साथियों बताइए साथियों। बिल्कुल साथियों, आपका दूसरा स्थान है साथियों, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, तालाबों से, ट्यूबवेल और आपके कुओं से। बताइए साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? बताइए जल्दी से साथियों, आपके राजस्थान में सबसे कम, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सर्वाधिक तो कहाँ से होगी साथियों? आपके कुआ और ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई होती है साथियों। और सबसे कम पूछ ले तब तालाब कर देना। क्या कर देना साथियों? आपके सबसे कम पूछे तब तालाब कर देना। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान में सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है साथियों? कम सिंचाई कब होती, कहाँ होती है साथियों? आपके भीलवाड़ा और आपके जो क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर आपके तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, बहुत ही अच्छा। और इसको वित्त मंत्री की भी आपकी क्या दी जाती है साथियों? आपके संज्ञा दी जाती है। ये कह रहा है साथियों कि राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, पशुपालन को नहीं, वर्षा को नहीं, बिल्कुल कृषि को आपके मानसून का क्या कहा जाता है साथियों? आपके जुहा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। तो साथियों आज के अपने ये क्वेश्चन थे साथियों। आशा अपेक्षा आप सभी को सभी जो क्वेश्चन थे साथियों उनकी व्याख्या, और देखिए साथियों व्याख्या करने का अब हमारे पास टाइम नहीं रहा है साथियों। तो ये जो प्रश्नोत्तरी थी साथियों, इसका केवल एक ही पर्पज और एक ही मकसद है कि आपके पास जितना भी मैटर है
आपने जो पढ़ा है उसका क्या कर रहे हैं साथियों, हम एनालाइज कर रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका कितना नॉलेज मतलब कि एमसीक्यू के प्रति है। मान लीजिए आपने थोड़ी कितनी भी अच्छी पढ़ रखी हो, लेकिन आज जब तक आप क्या नहीं करोगे साथियों, उसको हल नहीं करोगे, तब तक आपका जो आपका लेवल है साथियों, जो गलतियां अगर आप यहाँ कर रहे हो, मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, लेकिन जो गलतियां आप यहाँ कर रहे हो वो गलतियां वहां नहीं करोगे। इसलिए एमसीक्यू का फायदा होता है साथियों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में साथियों कोई कमी मत रखना। जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी तक अपनी क्लास को जरूर पहुंचा देना। तो धन्यवाद साथियों।